हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में फिर से हम लोग बातचीत करेंगे बीते वर्षों में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके ऊपर एक एक करके हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि आखिर कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल पूछने की प्रकृति होती है। बीती 2 कक्षाओं में हम लोगों ने इसके ऊपर कई सारे सवालों को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत की भी है। आज की चर्चा में हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएंगे और इनसे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए विचार कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश इनमें से किसी भी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को बहुत ही आसानी से परचेज करके जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में अन्य कोई भी जानकारी चाहते हैं या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप मुझसे इस मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इस मेल आईडी के माध्यम से आपको जो भी क्वेरी है आप उस क्वेरी का भी निदान पा सकते हैं। dilip.kumar@studiiq.com ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लास्ट क्लास में मैंने आप सभी से सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने दिया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इससे मुझे इस बात का अंदाज़ा लग रहा है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आप गंभीरता के साथ में प्रश्नों को सुनते भी हैं, प्रश्नों को समझते भी हैं। तो यहाँ पर जो सवाल हम लोगों ने देखा था साल 2019 का ये सवाल था और इसमें देखो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर के रूप चित्र के साथ में एक बात लिखी हुई है, उसका नाम क्या है? रान्यो अशोक यानी राजा अशोक। और इसी के संदर्भ में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इनमें से किस जगह पर इसके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो ऑप्शंस थे, इस ऑप्शन को यदि हम देखें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंगनहल्ली, जो कि कर्नाटक में है। और इसी कर्नाटक में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है बच्चा सन्नाती, और सन्नाती में अशोक के वृहद शिलालेख के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। और अशोक के अन्य कई सारे वृहद शिलालेख हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण वृहद शिलालेख शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में भी है। और शहबाजगढ़ी के पास में ही एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है मानसेहरा, वो भी पाकिस्तान में भी है। और यहाँ पर वृहद शिलालेख अशोक के मिलते हैं। जब हम बात करते हैं सांची की तो सांची में अशोक से ही संबंधित एक महास्तूप के बारे में जानकारी मिलती है और कहा जाता है कि अशोक के समय में ही इस महास्तूप का निर्माण करवाया गया था। इनकी एक पत्नी का नाम था देवी और वो देवी मध्य प्रदेश में विदिशा के संदर्भ में उनका एक अपना रिलेशन देखा जाता है। और विदिशा से चूँकि वो जुड़ी हुई थी, विदिशा के ही एक मर्चेंट यानी एक व्यापारी की बेटी थी वो, और उन्हीं से जब अशोक ने विवाह किया तो उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उन्हीं की देखरेख में इस महास्तूप का निर्माण करवाया गया था। कुछ इस तरीके से कहानियाँ मिलती हैं। खैर, तो यहाँ पर जो सांची का महास्तूप है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इसको लेकर के सवाल पूछा भी गया है। ये जो महास्तूप है ये रायसेन ज़िले में है और इसके संदर्भ में दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका आकार कैसा है। यदि आपने इसके बारे में पढ़ा है, जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आकार कैसा है। वर्गाकार है, आयताकार है, गोलाकार है, कैसा है। यहाँ पर फिर से हम लोग बात कर लेते हैं सोहगौरा के बारे में। सोहगौरा का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है और उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे इसके बारे में जानकारी मिलती है। सोहगौरा में ताम्रपत्र के बारे में मौर्य काल के संदर्भ में ही जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र का मतलब होता है कॉपर प्लेट, यानी कि कॉपर प्लेट के ऊपर कुछ बातें लिखी हुई थी और जो बात लिखी हुई थी उसमें ये बताया गया था कि मौर्य काल में अकाल पड़ा था और उस अकाल के मद्देनज़र एक
गोदाम की व्यवस्था, एक अन्नागार की व्यवस्था की गई थी। और इसी मद्देनज़र ये जो सहगौरा का ताम्रपत्र लेख है अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही एक और अन्य जानकारी हमें वर्तमान बांग्लादेश में महास्थानगढ़ के संदर्भ में भी मिलती है। यानी सहगौरा और महास्थानगढ़ दोनों ही जगहों पर से ताम्रपत्र लेख मिले हैं जहां पर मौर्य काल में अन्नागार के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा, इस तरीके से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो इन 4 ऑप्शंस के बारे में मैंने यहाँ पर आपको कुछ ब्रीफ में जानकारियाँ दे दी हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आज के सेशन का पहला सवाल है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 कंडीशंस दिए गए हैं और इन कंडीशंस के आधार पर आपसे एक सवाल पूछा गया है। देखो, मैं आपसे चर्चा करने के दौरान बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछता रहता हूं और उसका एक मकसद केवल यही होता है कि मैं आप सभी के कमेंट्स जब देखता हूं तो मुझे इस बात का अंदाज़ा मिलता है कि आपकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है, और इससे ये भी पता चलता है कि आप उत्तर देने के लिए कितने अधिक उत्सुक रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर आपको उत्तर देना चाहिए, इससे अभ्यास होता है, आपका ही अभ्यास होगा। तो खैर, यहाँ पर जब हम इन 3 कंडीशंस को देखते हैं तो पहला जो है वो है बुद्ध में देवत्वरोपण। देवत्वरोपण का मतलब कि बुद्ध को एक देवता की तरह ट्रीट करना। महात्मा बुद्ध एक इंसान नहीं है बल्कि वो भगवान के स्वरूप में है। उनकी मूर्ति बना करके पूजा भी की जानी चाहिए, की जा सकती है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया था कि क्या ये महायान बौद्ध धर्म से या महायान बौद्ध शाखा से संबंधित है? तो हाँ जी, बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि ये जो महायान बौद्ध मत है बेटा, ये महायान बौद्ध मत चतुर्थ बौद्ध संगति में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के तौर पर उभरता है। और इसकी अपनी धारणाएं थी जिसमें महात्मा बुद्ध को देवता के तौर पर अपनाया गया। तो पहला कंडीशन बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन कहता है बोधिसत्व के पथ पर चलने वाली बात। तो निश्चित तौर पर इस महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वह अपना निर्वाण प्राप्त करने से पहले बाकी जो लोग हैं उनको निर्वाण प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करता है, और इसी ही व्यक्ति को बोधिसत्व की संज्ञा भी दी गई है। तो यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है वह भी फुलफिल होता है। तीसरा कंडीशन तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। मूर्ति उपासना और अनुष्ठान की बात यहाँ पर हमें दिखती है। तो तीनों ही कंडीशन महायान बौद्ध मत से जुड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इनके सिद्धांतों को लेकर के, इनके दर्शन को लेकर के, महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर, इन सभी की गतिविधियों को लेकर के, इनके जीवन काल को लेकर के हमेशा सवाल पूछा जाता है। और ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक के तौर पर माना जाता है। यानी आप यदि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और बौद्ध और जैन धर्म आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। तो मेरी यही सलाह है कि आप इस ब्लंडर से बचिए और निश्चित तौर पर आप इस संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको ज़रूर इकट्ठा करके उसको रिवाइज कीजिए, बारंबार रिवाइज कीजिए। दूसरा सवाल है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। और तीसरा कहता है कि बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। चौथा है, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े बेटे को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। ये 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, जो बलात् श्रम है यह बेगारी को इंडिकेट करता है, और जो पहला स्टेटमेंट कहता है इसमें कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था और जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार के टैक्स के तौर पर इसे देखा जाता था। यानी कि हम इसके लिए आपको कुछ भी वेतन नहीं देंगे, आपको बलात् श्रम करवाएंगे, यानी कि एक टैक्स के तौर पर जनता हमें दे रही है। और इसी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया गया। कब?
तो गुप्त काल में। तो यहाँ जो स्टेटमेंट ए है यह बिल्कुल सही हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हो जाते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, जब हम लोग गुप्त काल के बारे में बात करते हैं तो संभवतः आपने ज़रूर सुना होगा कि गुप्त काल को प्राचीन भारत के स्वर्ण युग तक की संज्ञा दी जाती है। इसके बारे में भी कई सारे डिबेट्स हैं कि क्या प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाना चाहिए गुप्त काल को या नहीं माना जाना चाहिए, और इसको लेकर के कई सारे तर्क वितर्क भी आते रहते हैं। गुप्त काल की संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए भी कई बार सवाल पूछा जाता है, जैसे कि गुप्त काल में जो साहित्य का विकास हुआ, गुप्त काल में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम किए गए, गुप्त काल में जो राजे महाराजे के समय में गतिविधियां चली, आर्थिक स्तर पर गतिविधियां चली, फिर जो विजय अभियान किए गए, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए सवाल बनते हैं। तो ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण थी? यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। देखो, अब इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, कला संस्कृति के मद्देनज़र यहाँ पर देखो सवाल बना है। तो जो कल्याण मंडप है, कल्याण मंडप के बारे में जो जानकारी मिलती है वो विजयनगर के संदर्भ में जानकारी मिलती है, और इसी लिहाज से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जब हम लोग इन चारों के बारे में बात करते हैं तो जो चालुक्य हैं, चालुक्य के बारे में हमें 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो चालुक्य हैं ये दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण राजवंश के तौर पर चर्चित होते हैं, और इसमें भी 3 जो चालुक्य की शाखा है इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जो एक बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है उसका नाम है वातापी या फिर बादामी के चालुक्य, जिसमें जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो पुलकेशिन द्वितीय इसी से जुड़ा हुआ था, जिसकी लड़ाई किसके साथ होती है तो हर्षवर्धन के साथ होती है, और उस लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है वस्तु स्थिति किसी को नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई होती है, और ये लड़ाई कहाँ पर होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर वातापी के जो चालुक्य हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा वेंगी के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है कर्नाटक का, उस पार्टिकुलर रेंज में जो आज के आंध्र प्रदेश से भी जुड़ता हुआ दिखता है, तो वहाँ पर इनकी उपस्थिति हमें दिखती है। वेंगी के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक जो अन्य शाखा है वो कल्याणी के चालुक्य के तौर पर भी जानी जाती है, कल्याणी के चालुक्य। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वातापी के चालुक्य, इसमें पुलकेशिन प्रथम जो व्यक्ति है वह चालुक्य वंश का प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति या प्रथम महत्वपूर्ण राजा के तौर पर जाना जाता है। इनके बारे में जो कालखंड है कहा जाता है कि 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास में इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब हम चंदेलों के बारे में बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जो जिजाक भुक्ति का इलाका था, जिजाक भुक्ति जो कि आज के समय में बुंदेलखंड वाला इलाका आप मान सकते हैं, तो जिजाक भुक्ति के चंदेल के तौर पर इनको जाना जाता है। इनमें जो प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो इनका संस्थापक माना जाता है वह नन्नुक माना जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के आसपास में इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं जब हम राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट के बारे में जानकारी मिलती है कि इसमें जो प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी, और ये भी दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजवंश के तौर पर अपनी ख्याति प्राप्त करता है। इस राजवंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है जिसका नाम है अमोघ वर्ष। तो ये कई सारे राजा हैं, कई सारे राजा महाराजाओं के बारे में इन सभी राजवंशों के अंतर्गत पढ़ना होता है। वहीं जब हम विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर की स्थापना
1336 ईस्वी में दोस्तों होती है और इसकी स्थापना में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों की बड़ी भूमिका होती है। संगम वंश की स्थापना ये दोनों भाई करते हैं। अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना करते हैं। अपने गुरुदेव विद्यारण्य से अनुमति लेकर के उनके निर्देश पर इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। बाद में ये साम्राज्य अलग अलग कालखंड में अलग अलग वंशों के द्वारा भी संचालित होता है, जिसमें सुलूव, तुलुव और अराविडू वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब जो स्थिति है आपको हमेशा ध्यान में रखनी, कहाँ से किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अभी केवल सवाल पूछा गया है कि भाई कल्याण मंडप के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर आपको इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त रखनी है। राष्ट्रकूट काल के बारे में भी, विजयनगर के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहीं उसके बारे में भी, चालुक्य, चंदेल, पल्लव, चोल, इन सभी के बारे में, है ना। जैसे ही आपने एक सवाल देखा आप उससे जुड़े हुए अन्य सभी पक्षों को टटोल लीजिए, खंगाल लीजिए, क्योंकि जब यूपीएससी की नज़र एक तरफ गई है तो वो उससे जुड़े हुए कई सारे पहलुओं को भी ज़रूर तलाशेगा और वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था साल 2017 में, इसको हम लोग गौर कर लेते हैं। इसमें सवाल था कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है। 3 महत्वपूर्ण लंबी लाइनें हैं। पहली लाइन क्या कहती है, ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये सही कथन है। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं दोस्तों, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये ऐसा कोई भी युद्ध वगैरह में तल्लीन नहीं रहते थे और इस लिहाज से यह जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये व्यापारिक गतिविधियों में ज़्यादा संलग्न रहते थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। सरासर गलत है, ब्लंडर है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के दौरान में जब हमें सोने, चांदी और तांबे के बारे में पता चलता है तो इसी के संदर्भ में हमें यहाँ पर अयस के बारे में भी जानकारी मिलती है और वही अयस बाद में जो है लौह अयस्क के तौर पर भी जाना जाता है। बाद में लोहे के बारे में जानकारी ऋग्वैदिक काल के बाद की गतिविधियों में हमें पता चलती है और उत्तर वैदिक काल में लौह युग की शुरुआत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस समय जबकि सिंधु घाटी सभ्यता ऋग्वैदिक काल से पहले की घटना को दर्शाता है, तो फिर निश्चित तौर पर ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर बता रहा है लोहे का ज्ञान, यह बिल्कुल गलत है। दरअसल इस समय तांबा, इसके अलावा जो कांस्य है, कांस्य यानी कांसा, चांदी, सोना, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन लोहा के बारे में जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलती है। लकड़ी के हल का इस्तेमाल करने के बारे में इनफैक्ट जानकारी मिलती है। लोहे के फाल, लोहे के हल का तो इस्तेमाल ये लोग करते ही नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। गेटिंग इट? तो यहाँ इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। देखो, यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट है। जो यूपीएससी ने अपने आंसर की को रिलीज़ किया था उस समय, तो इस आंसर की के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को सही मान लिया गया था और ये दर्शाया गया इससे कि निश्चित तौर पर इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। लेकिन कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि घोड़े के अस्थि के साक्ष्य हमें सुरकोटदा से मिलते हैं, ऊँट की अस्थि के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। तो ये सब कुछ गतिविधियां भी रहती हैं, लेकिन अब चूंकि यूपीएससी के द्वारा इसमें अपने स्तर पर जो आंसर की जारी की गई उसी को फॉलो हम लोगों को करने की ज़रूरत है। तो स्टेटमेंट 3 के हिसाब से यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। हाँ, ये बात मैं आपको और बता दूं
कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाघ, गैंडा, हाथी इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। गाय को लेकर के भी कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि गाय सिंधु घाटी सभ्यता में थी या नहीं थी। देखो यहाँ पर गाय को बहुत अधिक तरजीह नहीं दिया जाता था, गाय को बहुत अधिक महत्वपूर्ण पशु के तौर पर नहीं माना जाता था, इसलिए इसके बारे में ऐसा कोई बहुत व्यापक तौर पर जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन भाई जब बैल के बारे में जानकारी मिल रही है, वृषभ के बारे में जानकारी मिल रही है, तो गाय के बारे में भी तो जानकारी मिलनी ही चाहिए, है ना। गाय के बारे में, गाय का साक्ष्य भी है ही, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। जब हम इस प्रश्न के उत्तर को देखें तो केवल और केवल जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। देखो मैंने पहले भी आपको कई सारे समुद्री बंदरगाहों के बारे में बीती 2 कक्षाओं में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें बताया था, और यहाँ पर फिर से एक महत्वपूर्ण पत्तन के बारे में पूछा जा रहा है, काकतीय राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो काकतीय हैं, वारंगल जो क्षेत्र है दक्षिण भारत वाले हिस्से में, वारंगल से ही जुड़े हुए काकतीय हैं, और इन्हीं के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो ये मोटुपल्ली बंदरगाह के बारे में यहाँ पर से जानकारी मिलती है। और इन्हीं काकतीय के अंतर्गत एक रानी रुद्रमा देवी के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, जो कि बहुत ही बहादुर शासिका के तौर पर चर्चित हैं, रानी रुद्रमा देवी। तो यहाँ ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में ये सवाल पूछा गया था, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, पूछा गया है कि भैया बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन के हिसाब से पहला स्टेटमेंट कहता है सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। गलत है, ब्लंडर है ये, ब्लंडर, बल्कि ये बौद्ध मत से जुड़े हुए थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी फेनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ये थोड़ा सा आपके सिर से ऊपर से गुजरने वाला सेंटेंस है। देखो यहाँ पर बहुत ही आसानी से कुछ बातें बताने की, समझाने की आवश्यकता है। देखो सर्वास्तिवादी जो हैं ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित एक संप्रदाय है, एक उसकी उपशाखा है, और इसमें जो बातें कही गई हैं इसमें ये कहा गया है कि जो धर्म की उपस्थिति है, धर्म की उपस्थिति पूर्व में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसको हम इनडायरेक्ट रूप में ज़रूर देख सकते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लगे कि यह क्षणिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये इसी चीज़ को इंडिकेट किया गया है कि दृग विषय यानी फेनोमेना, जिसे हम लोग धर्म के तौर पर समझ सकते हैं, धर्म के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, पूर्णतः क्षणिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी है और फिर समाप्त हो जाएगा, बल्कि अव्यक्त रूप में, इनडायरेक्ट रूप में, है ना, वर्चुअली भी हम कह सकते हैं, इनडायरेक्ट रूप में यह हर समय विद्यमान रहता है। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर सर्वास्तिवादी की बात कही जाती है। देखो सर्वास्तिवादी में जो सर्व अस्तित्व को इंडिकेट किया गया है, और सर्व अस्तित्व का मतलब क्या, जो हमेशा अस्तित्व में है ना। सर्वास्तिवादी, सर्व अस्तित्व जब हमेशा अस्तित्व में है तो इसी को तो इंडिकेट किया गया है ना कि सदैव विद्यमान रहता है। तो एकदम इसके नाम से ही ये बात स्पष्ट हो जा रही है। तो ऑप्शन 2 जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है केवल 2, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी जब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर बातचीत की थी, तो वहाँ पर भी हमने स्थविर और महासंगिक, हीनयान, महायान के बारे में आपको बताया था। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो संप्रदाय हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसको आप अपने लिए ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना होती है। तो जो स्थविर और महासंगिक हैं ये द्वितीय बौद्ध संगति में ये विभाजित होते हैं, और जो हीनयान और महायान हैं ये चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित होते हैं। संगति और ये चतुर्थ बौद्ध संगति। जो हीनयान है,
हीनयान में कई सारे ऐसे आ जाते हैं जैसे कि सम्मितीय, सर्वास्तिवादी, इन्हीं सर्वास्तिवादी के बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। वैभाषिक, सौत्रांतिक, ये जो सौत्रांतिक है इसका संबंध सुत्त पीटक से है, जो कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिपीटक माने जाते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीटक है सुत्त पीटक। तो सुत्त पीटक का संबंध इसी सौत्रांतिक से है। गेटिंग इट। तो यहाँ पर इन सभी को ध्यान में रखना है। वैसे ही महासंघिक के बाद में एक लोकोत्तरवाद के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के बाद महायान के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें योगाचार विज्ञानवाद, जिसके अंतर्गत असंग और वसुबंधु जैसे जाने माने जो विद्वान हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी के अलावा जो एक महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है शून्यवाद, जो कि नागार्जुन से जुड़ा हुआ है और यह भी महायान से ही जुड़ा हुआ है। नागार्जुन महायान से ही संबंधित है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला जो एक सवाल पूछा गया है 2015 में, बहुत ही आसान सा सवाल था कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, है ना, बुद्ध के जीवन से था। देखो यार, महात्मा बुद्ध के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, उनकी जीवन गाथा को जब आप देखते हैं, तो फिर उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक की जो स्थिति है उसको आपको गौर करने की ज़रूरत हो जाती है। और ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि अवंती और गंधार जैसे क्षेत्रों में उनका कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखता है, बल्कि उन्होंने कौशल वाले क्षेत्र में और मगध वाले क्षेत्र में, इस ऑप्शन के हिसाब से यदि हम बात करें तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौशल और मगध वाले क्षेत्र में अपना प्रभाव दर्शाया था। जहाँ तक बात आती है अवंती की, तो अवंती एक मध्य भारत वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण महाजनपद के तौर पर भी जाना जाता है। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी। वहीं जो गांधार है, गांधार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद के तौर पर जाना जाता है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर कौशल की, तो कौशल साम्राज्य के ही अंतर्गत जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और मगध के अंतर्गत तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य इनका दिखता है, जबकि बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, है ना। इसके बाद में ये सारनाथ जाते हैं। सारनाथ में जाकर के ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। जो सारनाथ है, आज यदि हम बात करें सारनाथ की, तो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के तौर पर भी, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। और इसी सारनाथ के संदर्भ में ऋषिपत्तन का उल्लेख मिलता है। ऋषिपत्तन, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। बाकी वैशाली वाले क्षेत्र में उनका आना जाना होता था। वैशाली में आम्रपाली नाम की एक जो वैश्या है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, जो महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए गई थी। कई सारी ऐसी जानकारियां हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जब इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो केवल और केवल 3 और 4 यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी अप्रोच से आपको समझना है कि भाई महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, है ना, ये कहाँ कहाँ पर गए, इन्होंने किसके साथ संपर्क किया, जिस समय ये जीवन जी रहे थे उस समय कौन से राजा महाराजा के साथ इनका संपर्क हुआ, जैसे कि बिंबिसार के साथ, अजातशत्रु के साथ, है ना, जो कि हर्यंक वंश के नामी ये प्रतापी राजा थे, तो इनके साथ इनका संपर्क होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिया गया था। 2013 में ये सवाल पूछा गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। यह सरासर गलत है, क्योंकि इनके बारे में कोई भी सच मंदिर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। विशाल महल के बारे में जानकारी मिलती नहीं है, बल्कि केवल ये जानकारी मिलती है कि नगर नियोजन सभ्यता में 2 मंजिले मकान है ये होते थे।
ऐसा कोई बहुत ही विशालकाय महल, जैसे कि हम लोग बाद में मौर्य काल के बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशालकाय महल था पाटलिपुत्र में, जिसमें 80 लकड़ी के स्तंभ के बारे में जानकारी मिलती है कुम्हरार वाले क्षेत्र में। तो वैसा यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखता है, मंदिर के बारे में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो यह बिल्कुल ठीक है। निश्चित तौर पर देवी में मातृदेवी की पूजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा देवताओं में पशुपति शिव की पूजा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस लिहाज से यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। जो तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का इस्तेमाल, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर तो इनके द्वारा किसी भी स्तर पर युद्ध करने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, रथ के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। अब देखो यहाँ पर समझना कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई सारे पक्षों को यहाँ पर उकेरा जा रहा है। जहाँ एक तरफ धर्म से संबंधित पक्ष के आधार पर सवाल पूछा गया है, वहीं दूसरी तरफ इनके संदर्भ में जो अपना जनजीवन है ना, इनका जो रहने का ढंग है, रहने की जो शैली है, इसको लेकर के भी सवाल बन रहा है। तो ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है। कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। अगला सवाल है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन स्वांग यानी कि वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसा नहीं है। वेनसांग ने जब भारत के बारे में वर्णन किया है तो इसने बताया है कि भाई सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं है, लुटेरे बैठे हुए हैं, जगह जगह पर वे लूट लेते हैं। इनफैक्ट एक बार तो इसी को लूटने की कोशिश की गई थी, है ना। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि जहाँ तक अपराधियों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता या दोष के निर्णय के साधन माने जाते थे। यह बिल्कुल ठीक बात है। इस तरीके से परीक्षा ली जाती थी। और व्यापारियों को नौ घाटों यानी कि जहाँ पर नौ वहन वगैरह की व्यवस्था होती थी, नाव से जो भी गतिविधियाँ होती थी वहाँ पर और नाकों पर अलग अलग जो चौकी बनाई गई थी वहाँ पर शुल्क अदा करना पड़ता था। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केवल और केवल जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ऑप्शन बी के हिसाब से केवल 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत का भ्रमण करता है, वो नालंदा भी जाता है ना, और बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। बाद में उसकी एक महत्वपूर्ण रचना सी यू की के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो वेनसांग के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वेनसांग से पहले एक अन्य महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान आया था भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, गुप्त साम्राज्य के समय में। उसके द्वारा भी भारत भ्रमण के बारे में और भारत की दशा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब भी आपको जानकारी के तौर पर नोट करके रखना है कि कौन से यात्री के द्वारा भारत के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से नोट करके रखना चाहिए। अब ये सवाल जो है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? साल 2010 में ये सवाल पूछा गया था। इस सवाल का उत्तर आप होमवर्क के तौर पर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है आप इसका सही उत्तर देंगे। अगली कक्षा में फिर से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ उपस्थित होंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और फिर से जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही धूमधाम से सिविल सेवा परीक्षा के जीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करें, तो आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में इसकी फ़ी 21,500 रुपये है और यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपकी यह फ़ी है। और इतने कम शुल्क में आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें 2 बड़ी सुविधाएं ये हैं कि यदि आप IAS प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फ़ी वापस कर दी जाएगी। और यदि आप इस बैच के अंतर्गत वीकली टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए
11,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी दी जा सकती है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं इस बैच के अंतर्गत। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और इसके बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी यदि आपको एक्स्ट्रा जानकारी की आवश्यकता है, तो आप मुझे इस मेल आईडी के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।